थिएटर इम्पॉर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंस को आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी समझा है। जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने भी थिएटर के माध्यम से आपको साइंस सिखाने का जिम्मा लिया है। थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है जी। थिएटर एक टाइम मैनेजमेंट है। थिएटर आपकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं ये है। बाद वहाँ शपथ दिलाई जाती है कि मैं ताउम्र थिएटर की ही सेवा करता रहूँगा। लेकिन ये शपथ पीछे छूट गया, कई लोग निकले, फिल्मों में गए। इसमें 2-4 लोग ऐसे के, खासतौर पे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग हैं वो थिएटर करते हैं। वो थिएटर क्यों करते हैं? क्योंकि खाद पानी उनको उसे थिएटर से मिलता है। जो फिल्मों में देखता अच्छा ये थिएटर करके आए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थिएटर करके आया है, मनोज वाजपेयी थिएटर करके फिल्म में गए हैं, तो हम भी थिएटर, हाँ तो हम भी थिएटर करके जाएंगे तो फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। को एक स्टीरियोटाइप इमेज में बांध दिया गया है कि जो थिएटर करने वाला है वो खादी का कुर्ता पहन के रहेगा, जीन्स पहन के रहेगा, बाल बढ़ा के रखेगा जैसे तैसे। ये एक छवि निर्मित की गई है, इसका कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पहलू जो है उसको आगे आना होगा कि हम इस आर्ट को अपनी जिंदा रखें। जिंदा है ये, आप ये नहीं, ये जिंदा है। ये जरूर है कि ये आम लोगों के सहज पहुंच में नहीं है। बस ये है कि बहुत सहजता से, मतलब हमारे लिए आज सहज पहुंच में क्या है कि जहां पानी नहीं मिलता है वहां पे आपको कोका कोला मिल सकता है। ठीक। This is an ABP Life podcast. कुछ समय पहले ही आपने भी क्योंकि खबरों में सुना ही होगा कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की शुरुआत हुई है बड़े ग्रैंड लेवल पर। मतलब कल्चर का हर स्वरूप कह रहे हैं कि थिएटर से लेके न जाने तमाम चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलेंगी। एक कोशिश है हमारे इंडियन कल्चर को जिंदा रखने की। जिंदा वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि तमाम खबरों में, रिपोर्ट्स में, हमारी बातों में और हमारी सोच में हमने इंडियन थिएटर को शायद कहीं मार दिया है। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं या नहीं इससे, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब आपसे मेरी बातचीत हुई थी तब आपने कहा था ऐसा नहीं है। सो मेरा आज यही सवाल सर से रहने वाला है कि इज इंडियन थिएटर रियली डाइंग? और लोग सिनेमा देखने के लिए जितनी आसानी से आज जा रहे हैं उतनी आसानी से थिएटर देखने के लिए क्या जा रहे हैं या नहीं? और अगर नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है? आज के देखा अनदेखा इंडिया के एपिसोड में हम इसी बारे में बातचीत करने वाले हैं। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन एस्टीम्ड गेस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिरण्य हिमकर जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी के यस सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन थिएटर जो कि इनके दिल के बेहद करीब रहा है और इस थिएटर की फील्ड में न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि तमाम फैकल्टीज को भी इन्होंने ट्रेन किया है। दर्जनों नाटक जो हैं वो इन्होंने लिखे ही नहीं, डायरेक्ट भी किए हैं। और आज आपके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं इंडियन थिएटर को लेकर के। सो वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। बहुत बहुत थैंक यू मानसी। एक नया विषय नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। दरअसल थिएटर दुनिया की सबसे पुरानी एक, जिसे आप कह लें कि कल्चर का एक स्ट्रिंग है। और इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मैं इस फील्ड से ज़्यादा नहीं जुड़ी हूँ, आप इसके एक्सपर्ट हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। हम जैसे लोगों को थिएटर का एक ही मतलब पता है, एक्टिंग। लेकिन आज ये मेरा मिथ दूर हुआ कि थिएटर इज नॉट लिमिटेड टू एक्टिंग ओनली। सो ये रंगमंच, थिएटर, ड्रामा, ये सब क्या है जो हम लोग नॉलेज की एब्सेंस में समझते हैं कि सब एक है? सो आप सबसे पहले तो यही बताएं। देखिए, थिएटर इम्पॉर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंस को आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी समझा है। जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने भी थिएटर के माध्यम से आपको साइंस सिखाने का जिम्मा लिया है। थिएटर के माध्यम से आपको साहित्य सिखाने का जिम्मा लिया है। तो थिएटर दरअसल है क्या चीज़? थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है। थिएटर एक टाइम मैनेजमेंट है। थिएटर आपकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं ये है।
और आज के समय में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप टीममेट के साथ कैसे मिलजुल कर विश्वास के साथ आप काम कर सकते हैं, ये है। आप सब लोग न्यूज़ चैनल में हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल। तो मिलजुल कर काम करना होगा। थिएटर यही सिखाता है कि आप अपने टीम मेंबर पे कितना भरोसा करते हैं Teamwork। और किस, बिल्कुल बिल्कुल टीम वर्क है। अकेला आदमी यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी एक जनरल परसेप्शन इधर के दिनों में बना है, क्योंकि एनएसडी की जब शुरुआत हुई थी तो पता नहीं कई लोगों को मालूम है या नहीं है, लेकिन एनएसडी में एडमिशन लेने के बाद वहाँ शपथ दिलाई जाती है कि मैं ताउम्र थिएटर की ही सेवा करता रहूँगा। लेकिन ये शपथ पीछे छूट गया, कई लोग निकले, फिल्मों में गए। इसमें 2-4 लोग ऐसे हैं जैसे नसरुद्दीन शाह हैं, वो आज भी थिएटर करते हैं, फिल्म करने के बावजूद उससे ज़्यादा पैशनेट तरीके से वो थिएटर करते हैं, लगातार थिएटर कर रहे हैं वो। और भी जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, खासतौर पे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग हैं वो थिएटर करते हैं। वो थिएटर क्यों करते हैं? क्योंकि खाद पानी उनको उसे थिएटर से मिलता है, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया उनको थिएटर से मिलता है। फिल्म तो एक जिसे कहते हैं पूंजी निवेश है, और जहाँ पे पूंजी निवेश होगा वहाँ पे वो उन सारी सस्ती चीज़ों को अपनाएंगे जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके, और वो लोगों को सारी चीज़ें इतनी आसानी से परोस कर दे देंगे कि आप में कल्पनाशीलता ना रहे। थिएटर में कल्पनाशीलता होती है, वो इशारों में बताता है कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और एक और कमाल की बात, जब 1885 ईस्वी के बाद जब आधुनिकता हमारे यहाँ आनी शुरू हुई और भारतेंदु ने खड़ी बोली का विकास करना शुरू किया कि खड़ी बोली का विकास होगा। उन्होंने, जानते हैं, खड़ी बोली हिंदी जिसमें आज हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, उन्होंने नाटक की आलोचना लिखी सबसे पहले। चाहते तो वो कविता पे लिख सकते थे, चाहते तो वो किसी भी विधा पे, निबंध पे लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नाटक की आलोचना लिखी। और ये भी बड़ा दिलचस्प है, जो अंधेर नगरी चौपट राजा जो है, ये 1895 ईस्वी में ये काशी के एक घाट पे कुछ बाहर के लोग आए हुए थे और वो नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक जगह पे जाकर बात अटक गई कि इसके आगे क्या होगा। तो भारतेंदु वहीं पे घाट पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा अच्छा ये है, तो उन्होंने रात भर में अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक लिख दिया। हाँ, लिख दिया। अगले दिन उनको दिया कि देखो जो तुम कल अटक गए थे तो यहाँ से ये नाटक ऐसे शुरू होता है। और अंधेर नगरी चौपट राजा के हजारों से ज़्यादा मंचन हो चुके हैं 1895 से लेकर 2022 तक। 2022 तक? हाँ, और नए नए तरीके से उसमें कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ें जुड़ती चली गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक ऐसा नाटक जो आज भी कॉन्टेम्प्रेरी बना हुआ है, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा गया था, लेकिन आज भी अंधेर नगरी चौपट राजा जब करते हैं तो हमारे ही समाज की बात होती है, हमारे ही देश की बात होती है, हमारी ही सरकार की बात होती है और हम ही लोगों की बात होती है। तो इस तरीके से थिएटर अपने आप में हमेशा से, जब भी कोई प्रतिरोध रचना हो, जब भी सरकार के खिलाफ विरोध करना हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करना हो, तो थिएटर है। एक थिएटर में और भी कमाल की बात है कि थिएटर जो डेवलप हुआ इस पूरे मॉडर्न सिनेरियो में, तो उसमें लोक कलाओं का बड़ा महत्व है। लोक नाट्य, उसकी लोक नाट्य शैली हो, चाहे वो लौंडा नाच हो, चाहे वो विदेशिया हो, चाहे स्वांग हो, चाहे गुलाब बाई का वो तमाशा नौटंकी शैली हो, हम सब लोगों ने, फिल्मों ने भी यहाँ तक उन सारी चीज़ों को अपनाया है। ठीक है, ये अलग बात है पूरी तरह नहीं अपनाया, अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, ये है। होता क्या है कि थिएटर अगर आप करते हैं जी, तो आप अपनी संस्कृति को जानते हैं। थिएटर आप करते हैं तो आप अपने लोगों को जानते हैं। और फिल्म से अगर आप मनोरंजन करते हैं तो आप सिर्फ अपने को जानते हैं कि हाँ मुझे कौन सा जॉनरा पसंद है, मुझे हॉरर पसंद है, मुझे रोमांटिक फिल्में पसंद है, क्या है। थिएटर एक ओवरऑल पैकेज है कि आप जब कोई चीज़ देखने, कॉमेडी प्ले देखने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कॉमेडी नहीं होती है, उस कॉमेडी के साथ किसी लोगों का दुख भी जुड़ा हुआ होता है। उस कॉमेडी के साथ किसी लोगों का एक जैसे ईर्ष्या का भाव भी जुड़ा हुआ होता है। तो दर्शक वहाँ पर जो होता है वो इंडिविजुअल दर्शक नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होने के साथ साथ सबके जो हमारे समय में चल रहा है वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है, और थिएटर इस ढंग से हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। और अब तो बहुत कोशिश, जैसा आपने नीता अंबानी का नाम लिया कि उन्होंने किया, कोशिश हो रही है। लेकिन इस समय ना एक दिक्कत जो है, जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है
कि ख़ास तौर पे यूथ जो है, जो फिल्मों में देखता, अच्छा ये थिएटर करके आए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थिएटर करके आया है, मनोज वाजपेयी थिएटर करके फिल्म में गए हैं, तो हम भी थिएटर, हाँ तो हम भी थिएटर करके जाएंगे तो फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। थिएटर में एक्टिंग करने का तरीका और फिल्म में एक्टिंग करने का तरीका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। अगर आपको फिल्म में एक्टिंग करनी है तो आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करना सीखना होगा, फ्रेम दर फ्रेम कैसे एक्टिंग की जाती है वो सीखना होगा। और थिएटर में अलग और थिएटर का अलग तरीका है, उसकी सारी प्रविधियां अलग हैं, उसमें सारे टेक्निक अलग हैं। लेकिन ये एक हमारे यहाँ है भी इस तरीके की कि थिएटर को एक स्टीरियोटाइप इमेज में बांध दिया गया है कि जो थिएटर करने वाला है वो खादी का कुर्ता पहन के रहेगा, जीन्स पहन के रहेगा, बाल बढ़ा के रखेगा जैसे तैसे। ये एक छवि निर्मित की गई है, इसका कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मेरे साथ तो जो थिएटर करने वाले लोग हैं वो हाउसवाइफ हैं, मेरे साथ जो थिएटर करने वाले लोग हैं वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जिनका मकसद फिल्म इंडस्ट्री में जाना नहीं है, थिएटर ही करना। थिएटर इसलिए करना है कि आगे मुझे अपने काम में उससे मदद मिलेगी, मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ समय को, मैं कैसे, और ये है ना कि आप में अगर एक क्रिएटिवनेस है और उस भूख को अगर आप शांत करते हैं तो आप अपने दूसरे प्रोफेशनल काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस पर मैं डिटेल में आना चाहूंगी कि किस तरह ये टाइम मैनेजमेंट आपके स्किल्स को ऐड करने में हेल्प करता है, बट बिफोर दैट बात करना चाहेंगे इसके थोड़े से इतिहास के बारे में। अगर हम बात करें कि थिएटर कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, इसके ओरिजिन के बारे में, शुरुआत कैसे हुई, क्या कहीं से इंस्पायर होके या भारत में ही विकसित किया गया, इसके हिस्ट्री के बारे में अगर आप कुछ बताएं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, जैसे हमारी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। ये अलग बात है वो खंभा कितना मजबूत है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन थिएटर के बारे में है कि ये पंचम वेद था, माना जाता रहा। और इसमें लोग ऐसा समझते हैं नाट्य शास्त्र में सिर्फ अभिनय के बारे में बताया गया है, ऐसा नहीं है। उसमें 37 अनुच्छेद हैं, अध्याय हैं, हर अध्याय में जीवन कैसे जीना चाहिए, कैरेक्टर कैसे होते हैं तरह तरह के, राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी वो एक सोशियोलॉजी का इंसाइक्लोपीडिया है। उसमें सिर्फ एक अध्याय में बताया गया है कि आपकी ये उंगलियों का इशारा क्या होगा, आप ऐसे करेंगे तो कैसे, अगर आप किसी जानवर का अभिनय कर रहे हैं तो किस तरह के जेस्चर पोस्चर बॉडी के साथ आप आएंगे तो आप क्या बनेंगे, सिर्फ एक अध्याय में बताया गया अभिनय के बारे में। बाकी पूरा नाट्य शास्त्र जीवन का शास्त्र है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये वहाँ से शुरू हुआ। हमारे यहाँ जो संस्कृत का है, संस्कृत में जो नाटक लिखे गए, चाहे कालिदास ने लिखा या आगे चलकर शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम, तो वो परंपरा चल रही थी, लेकिन उसे भी उस समय अभिजात्य मान लिया गया कि एलीट क्लास के लिए वो है। अच्छा, सिर्फ तो एलीट क्लास हाँ, एलीट क्लास के लिए। कमाल की बात यह है कि उसमें जो महिला चरित्र होंगे और जो पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले लोग होंगे वो संस्कृत में बात नहीं करेंगे। संस्कृत नाटकों में है ये, हाँ, कि वो संस्कृत में बात नहीं करेंगे। उस समय की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो उसमें बात करेंगे, लेकिन संस्कृत में बात करने वाला राजा होगा। अच्छा, हाँ, और नाटक उस वक्त संस्कृत में ही होते संस्कृत में होते थे। लेकिन जब महिला कैरेक्टर की बात आती थी, कोई महिला पात्र अगर डायलॉग बोल रहा है तो वो अपने डायलॉग संस्कृत में नहीं बोलेगा। दिस शोज कि वुमेन को हमने नीचे रखा था। हाँ, पेट्रियार्कल सोसाइटी तो हमारी थी ही शुरू से ही, तो वो उस तरह के कला, लेकिन इसका एक काउंटर भी था। इसका काउंटर क्या था? हम फसल जब काटते थे तो गीत गाते थे, हमारे यहाँ शादी विवाह होता था तो गीत गाते थे। आज भी भारतीय परंपरा में बारात जब जाता है तो महिलाएं अकेले रह जाती हैं, वो सिर्फ नाटक करती हैं। और वो थोड़ा अश्लील होता है, लेकिन ठीक है, उनके अंदर का है कि इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ मनोरंजन का साधन नाटक रहा। एक तो ये निकल कर आता है, लेकिन दूसरा ये भी निकल कर आता है कि जो हम नहीं हैं, क्योंकि वो महिलाएं पुरुष बन के अभिनय करती हैं, किसी के ससुर बन के कि देख अब तेरी शादी हो रही है तो तेरा ससुर तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर, ये ऐसा करेगा। अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम हैं, हाँ, और उसमें थोड़ी अश्लीलता है, लेकिन अगर उसे निकाल दिया जाए तो लोग थिएटर तो कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पूरा जीवन थिएटर ही करते हैं, अभिनय ही कर रहे होते हैं। हम फूफा जी के किरदार में होते हैं तो अलग तरीके से होते हैं, मामा जी के किरदार में होते हैं अलग तरीके। अच्छा, एक बड़े कमाल की बात ये भी मुझे कई बार इसकी ना ये जो लगती है, अभी मैं इतिहास पे आऊँगा लेकिन इस दौरान थोड़ा, कि फिल्मों ने शादी को बहुत इनकैश किया। हाँ, बिल्कुल। चाहे हम आपके हैं कौन हो,
चाहे हम साथ साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कभी कोई हिंदी में ऐसा नाटक नहीं लिखा गया जो इस शादी विवाह के बहुत सारे पेच जो होते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करे, मतलब बहुत मनोरंजक तरीके से कि फूफा जी की क्या भूमिका होती है, उसकी क्या भूमिका होती बुआ है। की क्या पुराने समय में पता नहीं, हम लोग जब जाते थे तो शादी का मतलब हमारे लिए आज़ादी होती थी कि शादी में जा रहे हैं तो बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, पान खाने से कोई नहीं रोकेगा, मेरे पिताजी सामने बैठे होंगे वो भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि शादी का माहौल है। तो इस तरह की चीज़ें हमारा जब इतना मतलब कल्चर इतना मजबूत है और रंग बिरंगी है, बहुत अतरंगी है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को थिएटर में नहीं लाया गया। ठीक है, अब हम आते हैं इतिहास पे। तो ये तो संस्कृत का इतिहास है, संस्कृत नाटकों का इतिहास है। उस वक्त किस तरह के होते थे प्लेज या नाटक? वो विधान बना हुआ होता था कि प्रेक्षागृह ऐसा होगा, यानी ऑडिटोरियम ऐसा होगा, उसमें जो नायक होंगे उनके 300 से ज़्यादा प्रकार होंगे, नायिकाएं जो होंगी उनके भी 250-300 से ज़्यादा प्रकार होंगे। स्वकीय नायिका होगी, परकीय नायिका होगी। अगर स्वकीय नायिका है तो उसका एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, परकीय नायिका है तो एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। उसी तरीके से धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित नायक होंगे, उनका एक निश्चित विधान होगा। तो वो एक नियम बनाया गया था और संस्कृत नाटक उन्हीं नियमों पे चलता था। और वो दरअसल उस साम्राज्य के प्रभुत्व को दिखाता था, उसके ऐश्वर्य को दिखाता था कि मेरा जो साम्राज्य है वो इतना प्रभुत्वशाली है, इतना ऐश्वर्यशाली है, तो देखिए हमारे यहाँ ऐसे संस्कृत के नाटक खेले जाते हैं। ये था नाटक लोगों से जुड़ा जब ये लोक नाट्य की शैली में आया। जब फसल काटते हुए या फसल बोते हुए नाटक करना आते थे, शाम को खुशी का माहौल है क्योंकि फसल पहली बार बोई गई है तो उस पे नाटक करना है, फसल कट रही है उस पे नाटक करना है। तो ये लोक शैलियाँ संस्कृत के साथ साथ डेवलप हुई। लेकिन चूंकि उनको राजा का प्रश्रय था, शासन का प्रश्रय था, तो उसे हमेशा एलीट समझा गया और ये लोगों का अपना किया हुआ काम था, मिलजुल कर वो कर रहे थे तो वो किया गया। फिर जब मुगलों का, हुन शक का जब आक्रमण हुआ तो ये तो है कि जब आप बहुत मुश्किल समय में होते हैं तो कला संस्कृति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी जान को बचाने के लिए। और उस समय की जो एक सर्वाइवल के बारे में हम सब हाँ बिल्कुल, केंद्रीय सत्ता थी वो ढह चुकी थी। फिर भक्ति का पूरा उदय होता है, भक्ति काल आता है, इसमें तुलसीदास, सूरदास वगैरह सब आए। लेकिन उस दौरान भी नाटक हो रहे थे, लेकिन नाटक को ईश्वर का अवलंब लेके किया जा रहा था। जैसे कृष्ण लीला हो गई, राम लीलाएं हो गई, उसी तरीके से और अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, लेकिन सबके बीच में केंद्र में ईश्वर होता था कि हम नाटक कर रहे हैं तो ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं। जितने अवतार हैं विष्णु के, हाँ बिल्कुल, वो अगर आप गरीब हैं तो ईश्वर ही है जो आपका उद्धार करेगा। तो इस तरीके के नाटक हो रहे थे। तो वो पूरा मिडिएवल जो पूरा पीरियड है, मध्ययुगीन जो पूरा पीरियड है, ये इसी तरह के नाटकों से भरा हुआ है। लेकिन उसमें एक कमाल की बात ये भी हुई कि मुगलों के आने से जो हमारा एक कंपोजिट कल्चर बना, जो साझी संस्कृति बनी, उसने हमारे अंदर गीत संगीत की प्रेरणा को बदला, गाने की प्रेरणा को बदला कि किस तरीके के गीत होंगे, किस तरीके का संगीत होगा। अभिनय करने का तरीका थोड़ा बदला, भाषा तो बदलेगी ही बदलेगी, अरबी फारसी का प्रभाव हुआ। तो इसके आने से थिएटर में एक जिसे कहते हैं कि पहले थोड़ी सी कृत्रिमता, आर्टिफिशियल चीज़ें दिखती थी संस्कृत नाटकों में, है हाँ एलीट है, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें मिलकर आ रही तो उसमें लोगों को मज़ा आने लगा कि अरे ये तो हमारे ही जैसा है, हम ही लोगों की जैसा ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले निश्चित हुआ करते थे, अब मिडिएवल मतलब मध्ययुगीन समय में वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स निश्चित नहीं हुए। यानी चरित्र एलीट के लिए हट गया था तब, सब लोगों के लिए। एलीट के लिए उस समय फिर मुगल लोग कविताएं किया करते थे, मेरे लिए तुम कविता करो, ठीक है। और कविता का विषय क्या होता था? सुंदरता का बखान करना है तुम्हें, ठीक है, या फिर मेरी वीरता का बखान करना है, बस बस बस। हाँ, तो उनका मनोरंजन का पूरा जो साधन था, जो उपक्रम था, वो बिल्कुल अलग हो गया। नाटक चलता रहा, वो आम लोगों के लिए चलता रहा। शादी विवाह के मौके पे वो नाटक कर रहे हैं, या मेले में कर रहे हैं, या सरस्वती पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा हो रही है, काली की पूजा कर रहे हैं, तो सब में वो नाटक का एक हिस्सा था। वो बहुत प्रोमिनेंट दिखता नहीं है, लेकिन उसने, आप यकीन मानिए, पूरे भारत को जोड़े रखा। क्योंकि एक बाहरी शासक है, वो आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ के लोग भरोसा कर रहे हैं इनके भी दिन बीतेंगे,
हमारे भी दिन आएंगे। तो ये ईश्वर पे भरोसा, तो वो एकजुटता थी, इसीलिए वो नाटक करते थे कि अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत होगी, किसी तरीके से होगी, वो था। फिर हम आते हैं जब अंग्रेज़ आ गए हमारे ऊपर शासन करने के लिए, तो वही मैंने कहा कि खड़ी बोली की लड़ाई शुरू हो गई कि कौन सी उर्दू होनी चाहिए या फिर संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए। उस समय थिएटर ने बड़े कमाल का काम किया। अब वो भगवान का नाम लेकर और ब्रज में, अवधी में या अलग अलग लोक भाषा में वो कर रहे थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। उनके राक्षस जो होते थे वो अंग्रेजी झंडा पहन के आते थे। मतलब जो एक पौराणिक और मिथकीय चरित्र था, तो वो अंग्रेजी झंडा पहन कर आते थे और वो राक्षस हुआ करता था। ये लोगों को समझा रहे थे कि भैया राक्षस हमारे देश में कौन है, तो अंग्रेज है। आप ये समझिए कि जो अलग बाद में चलकर जिसमें एक मतलब जो राजनीतिक चेतना आती है, उससे पहले ही यहाँ के लोगों में एक राजनीतिक चेतना आ गई थी कि इस तरीके से है, हमें करना है। फिर नाटक होने शुरू हुए। हालांकि फिर उस दौरान क्योंकि राजनीतिक चेतना इतनी ज़्यादा जागृत हो गई कि नाटक फिर थोड़ा पीछे छूट गया। वो होता है, समय की मांग ऐसी थी कि हाँ वो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ नाटक तब भी चल रहे थे। उस समय के नाटकों में ये था कि समाज की जितनी बुराइयां हैं, खासतौर पे आधुनिक भारत में, रिवॉल्यूशनरी जिसे हम कहें, ज्यादा रहा होगा वक्त? अभी तक नहीं रहा, अभी तक नहीं। हाँ, उस समय का ये था कि हाँ देखो समाज में बुराई क्या है, तो बेमेल विवाह हो रहे हैं, बहुत सारी बहु विवाह हो रहे हैं, बहुत सारे, एक व्यक्ति 3-3, 4-4, 5-5 शादियां कर रहा है, सती प्रथा हो रही है। तो इन सब के खिलाफ नाटक किए जा रहे थे, जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों थे। यानी उसके विरोध में भी लोग खड़े होते थे और उसके समर्थन में भी लोग खड़े होते थे। नाटक का काम ही ये होता है कि वो अचानक से क्रांति नहीं लाता है। वो पक्ष रखता है, विपक्ष रखता है, देखिए कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है, यानी कि सोचने की चेतना देता है। क्रांति के साथ एक ना गड़बड़ चीज़ भी है कि अगर आप, वो ये है कि आपको वो कन्विंस कर लेता है पूरी तरीके से कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं, इसीलिए आपको ये करना होगा। आप किसी के दिमाग को इस तरीके से अगर आप अपने कब्जे में लें और कहें कि क्रांति हो रही है, वो व्यक्ति की अपनी चेतना है, वो धीरे धीरे आती है, एक माहौल ऐसा बनता है। हर क्रांति जो भी हुई तो उसी माहौल पे हुआ। लेकिन मैं उसको उसमें कह रहा था कि नाटक जो आपको विवेक प्रदान करता है, वो विवेक होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इप्टा का गठन होता है। इप्टा के आ जाने से चीज़ें ये हुई कि अब हम नाटक पॉलिटिकली करने लगे। जिन्हें इप्टा नहीं पता, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अगर आप बताना चाहें। इप्टा जो मार्क्सवादी मतलब मार्क्स को मानने वाले जो लोग थे, जिसे प्रगतिवादी या प्रगतिशील कहते हैं, उन लोगों ने अपना एक ग्रुप खोला नाटक का, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन पीपल थिएटर, इस तरीके से उसका है। तो इप्टा का गठन हुआ और उन लोगों ने फिर नाटक करना शुरू किया। पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ वो नाटक करते रहे, फिर आज़ादी हमें मिली तो आज़ादी के बाद जितनी समाज में बुराइयां रही, और दरअसल उनका असली मकसद वो पॉलिटिकल नाटक करते हैं, हाँ ज़्यादातर उनके, हाँ वो रहता है। लेकिन इप्टा का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने लोगों के बीच में थिएटर क्या है और थिएटर की ताकत क्या है ये बताया। कि थिएटर की ताकत ये है कि आप सत्ता को निकाल कर फेंक भी सकते हैं, आज़ादी के बाद खास तौर पे। और थिएटर की ताकत ऐसी है कि आप किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं और वो अगर समाज के हित में है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये है, तो ये था। लेकिन इसमें जो क्रांति आई आज़ादी के बाद, वो मोहन राकेश से आती है। मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने, बहुत मशहूर उनके 3 ही नाटक हैं मगर उस हिसाब से, आधे अधूरे, अषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। लेकिन उन्होंने हिंदी नाटकों को के लिखने और उसको प्रेजेंट करने की दिशा ही बदल दी। अच्छा, बिल्कुल बदल। वो इस तरीके से कि उसमें अब नाटकों में एक द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है, कैरेक्टर्स द्वंद के साथ उभर रहा है, जो असली जिंदगी में होता है। अब जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो परिस्थिति के मारे हुए हैं। उससे पहले सीधा सीधा होता था, एक राजा है, उसके एक जमींदार है,
एक किसान है, किसान होगा तो गरीब होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, लेकिन किसान में भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसके जीवन में भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ये जो एक नई चीज़ लेकर आया, और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि साठोत्तरी का पूरा समय है वो मोह भंग का समय है। हमने आज़ादी से पहले सपने देखे थे कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा देश इतना अच्छा होगा, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद, यानी 47 से लेकर 60 तक का, हमें कुछ नहीं मिला। हमने जितना सोचा सब कुछ उल्टा मिला। करप्शन बढ़ रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी जैसा हमने सोचा था कि हमारे नेता इतने अच्छे होंगे, जो गांधी जी हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन उस ढंग की चीज़ें नहीं हो पा रही थी। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो भ्रष्ट हो रही थी, और भ्रष्ट से भ्रष्ट होती चली जा रही थी। पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, देश तरक्की कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार भी तरक्की कर रहा था। भाई भतीजावाद भी तरक्की कर रहा था। पुलिस अंग्रेज पुलिस से भी ज़्यादा कठोर हो गई थी। तो ये इस तरह की चीज़ें थी। तो ऐसे में आपको ऐसा ही नाटक लिखना होगा जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। और मोहन राकेश ने कालिदास जैसे आषाढ़ का एक दिन एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने सत्ता के खिलाफ एक लड़ाई को दिखाया कि एक कलाकार है, सत्ता चाहती है कि वो उसके पक्ष में अपनी बात रखे, कविताएं लिखे या कोई भी वो है, लेकिन कालिदास जो है वो अपने मन की बात करता है। उसके मन में जो प्रेम है उसकी बात करता है। वो सत्ता के साथ जाता नहीं है। उसे पता है कि एक बार मैं सत्ता के साथ चला जाऊंगा तो मुझे मनमानी चीज़ें मिल जाएंगी, मनमाफिक चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं जाता है। इसी तरीके से जगदीश चंद्र माथुर हैं, कोणार्क नाटक उन्होंने लिखा, उसमें भी इसी तरह का द्वंद्व है कि सत्ता और कलाकार क्या होता है। तो ये एक नए तरीके का सिनेरियो था। इसमें कलाकार एक इंडिविजुअल तरीके से उभर कर सामने आ रहा था कि मैं भी अस्तित्व रखता हूँ। मुझे आप ये ना समझे कि बस मैं अगर मूर्ति बनाता हूँ तो बस मैं मूर्ति साज ही हूँ। हम ये है भी हाँ चीज़ें हैं, और मैं भी सोचता हूँ और मैं भी समझ रखता हूँ। तो इस तरीके से ये हाँ, इसी दौरान एनएसडी का गठन हो जाता है। 1957 में एनएसडी बन जाती है। एनएसडी बनने के बाद अब लोगों को नई चीज़ मिली कि अब अच्छा, ये जो थिएटर है ये हमारा परंपरागत थिएटर नहीं है। इसमें पश्चिम का और हमारी भारतीयता का दोनों का ऐसा संयोग है कि दोनों को आप अलग अलग करके छांट नहीं सकते। अच्छा ये पश्चिम है, ये है। दोनों इस तरीके से मिलजुल गए कि एक नए तरीके का स्ट्रीम उभर कर आया कि ये थिएटर है, ये नए तरीके का थिएटर है। एनएसडी ने काम किया। एनएसडी ने बताया कि थिएटर को अनुशासन के साथ कैसे किया जा सकता है, थिएटर को जीवन में कैसे होता है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि एनएसडी शपथ दिलाता है कि आप जीवन भर थिएटर की सेवा करेंगे। वो एक अलग चीज़ है कि बाद में रोटी का अभाव, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो क्या मतलब शुरुआत से ही थिएटर पैशन था लोगों के लिए या प्रोफेशन था? पैशन और प्रोफेशन की बात बाद में आती है। ठीक वैसे ही है जैसे पत्रकारिता करने के लिए किसी तरह का कोई कोर्स नहीं होता था। पहले एक मिशनरी पत्रकारिता होती थी। तो ये है, उस समय मतलब हमारे बहुत सारे हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो अच्छे पत्रकार भी थे, लेकिन हाँ, और वो साहित्यकार भी थे। तो ये भी आज का प्रश्न है कि ये प्रोफेशन है या पैशन है। थिएटर हमेशा से, चाहे वो संस्कृत के ज़माने का नाट्यशास्त्र हो या अभिजात जो नाटक करने वाले लोग हैं, वो अपनी घर गृहस्थी के लिए कुछ ना कुछ सामान जुटाने के लिए कुछ और किया करते थे शुरू से ही। और ये उनका एक पैशन था, तो वो करते थे। जैसे रामलीला के दिनों में तो 10 ही दिन तो वो करते हैं, लेकिन वो चाहे वो भक्ति के स्वरूप में करें या फिर जो भी है, तो वो कैरेक्टर निभाते हैं, लेकिन उनका असली काम कुछ और होता है। इसी तरीके से भारत में ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से डेवलप नहीं हो पाई। सरकार की कोशिशें भी बहुत ज़्यादा नहीं रही। जैसे आप यूरोप के देशों में देखें तो वहाँ पे थिएटर करने वाले को सरकार इतना ज़रूर मुहैया करा देती है कि दाल रोटी का प्रश्न उसके सामने ना आए। अगर वो थिएटर करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, तो ये डिफरेंस है हमारे इंडियन थिएटर और हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि श्रीलंका जैसे मतलब आप देश में भी वहाँ पे थिएटर करने वाले को सरकारी अनुदान मिलता है। अरे वाह। हमारे यहाँ भी है, लेकिन गिन चुन कर वो प्रिविलेज करने वाली बात होती है कि चलो थोड़ा सा ये फेस्टिवल चल रहा है तो तुमको थोड़ा दे देते हैं, ये है चलो तुम ले लो, ये है। लेकिन उस ढंग से कोई सेटअप नहीं है कि कोई अगर अपना पूरा जीवन थिएटर में गुजार दे तो क्या होगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोरोना के समय में सबके तरफ सरकार ने ध्यान दिया, लोगों ने ध्यान दिया कि मजदूर हैं, संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, ये सब लोगों के लिए
इसमें एक थिएटर करने वाला ही ऐसा निरीह प्राणी था जिसकी सुध किसी ने नहीं ली, किसी ने भी नहीं। वो कौन लोग थे जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते थे या थिएटर से अपनी जीविका चलाते थे, चाहे वो बैकग्राउंड में हाँ ही क्यों बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन उनकी सुध किसी ने नहीं ली। 4 महीने सब कुछ बंद है, कैसे खाएंगे पिएंगे? 4 महीने में तो कहती हूँ 2 साल का लगभग, मतलब एकदम से 4 महीने 6 महीने बिल्कुल बंद है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? सबसे पहले गाज गिरी तो थिएटर वालों पे। क्या बंद होना चाहिए? तो ऑडिटोरियम बंद होना चाहिए जहाँ पे गैदरिंग होती है कोई भी। तो उनके ऊपर किसी ने नहीं सोचा, और कई ऐसे कलाकार थे अपने स्वाभिमान के कारण भूखे रहे। अच्छा, उनके साथ ये भी है कि वो मांग भी नहीं सकते क्योंकि वो भिखारी भी नहीं है। सरकार उनकी तरफ ध्यान, क्योंकि सरकार के लिए वो कोई मायने ही नहीं रखते हैं, कौन होते हैं? हमारे यहाँ वैसा सिस्टम डेवलप हाँ, नहीं है जो नहीं, आपने बताया कि बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज बिल्कुल में है। कि आप हैं क्या, कौन हैं आप। वो बेचारे जिस तकलीफ से गुजरे, जिस तरीके की अमानवीय स्थितियों से गुजरे, उसकी कल्पना आम आदमी इसलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि उनके लिए थिएटर पर्सन एक अलग ही तरह की प्रजाति के रूप में वो देखते रहे हैं, तो वो भी आम इंसान। तो ये इसका एक बड़ा अजीब सा पक्ष था। इसमें एक इतिहास में बात रह गई, वो पारसी थिएटर की बात। ओके। पारसी थिएटर लगभग 1890 के दौरान वो भी शुरू हुआ, और वो विशुद्ध रूप से पैसा कमाने के लिए था। अच्छा। वो कहते थे आओ आओ आओ, आज तुम्हें मुमताज की आंखों की सैर कराएंगे, आओ आओ आओ, ठीक है। इस तरीके से उसमें अश्लीलता भी होती थी, उसमें मनोरंजन भी होता था, लोग देखने के लिए जाते थे, ठीक है। गांधी जी ने शायद इसीलिए थिएटर और सिनेमा को गलत कहा। मतलब जो लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका ये कहना था कि हमारा मूल मकसद क्या है ये हमें समझना होगा, और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मूल मकसद से भटका देती हैं, जैसे ये है। तो पारसी थिएटर को लेके बड़ा विवाद होता रहा कि कैसा ये नाटक है, अजीबोगरीब नाटक है, बच्चे बिगड़ जाएंगे देखने के लिए। और यही बात हमारे फिल्मों पे भी लागू होता है। अब तो नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले हमारे यहाँ फिल्म देखना एक अपराध बोध जैसा होता था। अकेले जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, हो माँ बाप से आपको छुपाना पड़ता था, ठीक है। अब थोड़ा बदला है, तो हमारे यहाँ थिएटर और सिनेमा वो जो उस समय जो बना पारसी थिएटर का, वो जो पूरा ज़माना था, और यकीन मानिए उनका टर्नओवर होता था, पूरी कंपनियां उसकी रहती थी। ये जो हमारे अनु कपूर हैं, रंजीत कपूर हैं, उनके पिताजी उसी तरह के थिएटर को अपनी आजीविका के रूप में अपनाते थे, मतलब अपनाया था फिर बाद में उस तरह की चीज़ें। तो कई ऐसे ग्रुप थे, कई ऐसे जिसे कंपनी कह लीजिए, ड्रामा कंपनी कह लीजिए, वो कई लोगों को नौकरी देती थी, कई लोगों को नौकरी पर रखती थी, और लोगों का जीवन अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन वो आज़ादी का दौर था, तो कहा गया कि ऐसा। और फिर ये भी आरोप लगते रहे कि इसमें साहित्यिकता खो रही है, अजीब सी ही चीज़ें आ रही हैं, हाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट आ रहा है। अच्छा, ये भी ना एक अलग मेरा इसका थोड़ा अलग मानना है कि साहित्यिकता और मनोरंजक होना क्या एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता, साहित्य को भी आप उसी के साथ परोस सकते हैं। हाँ बिल्कुल परोस सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो एक सौंदर्य बोध है वो हर ज़माने के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आप भूषण की कविता को रैप में गा सकते हैं, साजी चतुरंग सन अंग में उमंग धरी सर जा शिवाजी जंग जीता न चलत है, क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे आपकी साहित्यिकता भी बची रहेगी, और आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी हो रहा है। तो आपको ये करना, पता है दिक्कत क्या होती है? जब नई कलाओं में नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो जो स्थापित लोग होते हैं ना, उनको लगता है अच्छा हमसे ये बड़े हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने जो सीखा है, हमने जो जाना है, वही सर्वश्रेष्ठ था, वही सर्वोत्तम था, ये जो है ये अच्छा नहीं है। आपको समय के साथ चलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। और जो लोग बदले हैं उन लोगों ने तरक्की की है। जो लोग नहीं बदले हैं वो सिर्फ सिर खुजाते रह गए हैं और वो बुराई ही करते रह गए हैं। तो खैर ये पारसी थिएटर का एक हिस्सा रह गया था। फिर उसके बाद आज के हम थिएटर की बात करें, क्या वो आज के समय में रेवोल्यूशनरी थिएटर जो उस वक्त रह गया था हमारा कॉन्वर्सेशन, क्या वो अभी आया है? जो आपने कहा था कि बाद में आया था, क्रांतिकारी, वो 70 के दशक में आया। 70 के दशक में खूब आया। उसमें एक नाटक जो है कोमल नहाटा का, सिंहासन, मतलब वो है किस्सा कुर्सी का, कोमल नहाटा ने नाटक लिखा था। इस पे जब फिल्म बनी तो सेंसर बोर्ड ने बैन लगा दिया। हाँ, अरे इतना कंट्रोवर्शियल था, लेकिन वो नाटक था। उसी तरीके से एक और जिस पे फिल्म बनी वो
ये रंजीत कपूर ने स्क्रिप्ट लिखा था। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बहुत अच्छा, फिर बाद में उस पर फिल्म भी बनी। तो इस तरीके के कई ऐसे नाटक लिखे गए, खेले गए जो समाज की नब्ज को पकड़ते थे और पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करते थे। और ये 70 का दशक इस मामले में कमाल है, क्योंकि 70 का दशक ना अपने आप में कमाल इसलिए, वो समय नया ज़माना आ रहा था जो पूरे विश्व में आज़ादी को लेकर अलग अलग ढंग की क्रांतियां हो रही थी, चाहे वो वुमेन डिस्कोर्स को लेकर हो, फेमिनिज्म को लेकर हो, दलित डिस्कोर्स को लेकर हो। अभी तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम उसे बुरा भी नहीं कह पा रहे थे। तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट होकर एक नई तरह की चीज़ निकल रही थी, वो हमारे थिएटर हमेशा ना अपने समय से 50 साल आगे होता है, हमेशा से वो अपने समय से। तो वो 70 जो चीज़ें 2000 में हो रही थी वो 70 में दिखा रहा था। जो चीज़ें हुई कि कैसे वुमेन डिस्कोर्स आएगा, मतलब महिलाएं अपनी आज़ादी की मांग करेंगी, दलित अपने लिए आज़ादी की मांग करेंगे। तो वो उस समय नाटक लिखे जा रहे थे, ऐसे नाटक खेले जा रहे थे, और लोग उस समय एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसा समय आएगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो ये वो दौर था जिसमें हिंदी नाटक ने क्षेत्रीयता के साथ मिलकर, ठीक है, जैसे कि भाषा हमारी हिंदी रहेगी, लेकिन समस्याएं जो होंगी वो हमारी छत्तीसगढ़ी रहेगी। अच्छा। समस्याएं जो हमारी होंगी वो झारखंड से जुड़ी हुई, आदिवासियों से जुड़ी हुई। इसी दौरान हबीब तनवीर ने कम्युनिटी थिएटर शुरू किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ रहकर, उनको ट्रेंड कर कर, उनको मेन स्ट्रीम का कलाकार बनाकर उन्होंने अपना नया थिएटर बनाया, कम्युनिटी थिएटर। और उनके कलाकार विशुद्ध आदिवासी थे। उनके कलाकार, उनका गीत संगीत उनका अपना होता था। हबीब तनवीर ने बस थोड़ा सा पॉलिश किया किस तरीके से होना चाहिए, और वो उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये एक नई तरह की सोच थी, नई तरह की चीज़ें थी कि क्या हम अपने अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं, चाहे वो आदिवासी हैं चाहे दलित हैं, उनको हम जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझा जाता है उसको हम इसमें ला सकते हैं। वो हबीब तनवीर ने करके दिखाया। और इस तरीके के कई और भी डायरेक्टर्स अपने अपने स्तर पे काम करते रहे। कई का नाम होता है, कई का नाम नहीं होता है, लेकिन वो लगातार काम करते रहे। और इस तरीके से थिएटर की पूरी दशा दिशा बदल गई। आज थिएटर ग्रुप दिल्ली इस मामले में थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसलिए कि यहाँ पे एक सरकारी संस्था भी है। यहाँ पर कहने को तो 300 साढ़े 300 ग्रुप्स हैं, थिएटर ग्रुप, प्रोफेशनल अपने आप को बोलते हैं। अब प्रोफेशनल हैं तो उनके लिए रोटी दाल का भी सवाल वही होगा। लेकिन वो जो एक मिशन लेकर मतलब आपको जो नाटक करना है, थिएटर करना है, वो दिल्ली में कम है, महाराष्ट्र में बहुत है। अच्छा। बंगाल में बहुत है, उड़ीसा में बहुत है, दक्षिण भारत में बहुत है, दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली में बस गिन चुनकर वो लोग बहुत पैशनेट होकर आते हैं कि मैं थिएटर करके फिल्म में जाऊंगा और मुझे काम मिल जाएगा। मैंने फिर कहा, फिल्म और थिएटर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमें समझना होगा। आपको फिल्म में जाना है तो आप फिल्म में जाइए, आपको थिएटर में आना है तो आप थिएटर में रहिए। क्योंकि थिएटर में बस दिक्कत क्या होती है कि थिएटर आपको अर्न करके नहीं देता है। फिल्म इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, तो आप वहाँ पर अगर चमकते सितारे हो गए तो ठीक है आपकी, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और उनके काम करने का तरीका, उनकी पूरी तकनीक अलग है। जो लोग थिएटर करके जाते हैं, मुंबई में जाकर कैमरे के सामने एक्टिंग करना सीखते हैं, तब वो वहाँ पर जाकर एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये है। और थोड़ा सा ये भी कि इंडस्ट्री को भी आसान मिल जाता है कि हमें एक ट्रेंड एक्टर मिल गया है, थोड़ा सा इसे बताना होगा कि कैमरे में कैसे आपको कॉन्शियस होना है, कैमरा कॉन्शियस कैसे होना है, फिर तो ये ज़्यादा अच्छा कर लेगा बनिस्पत कि आप किसी और को सीधे लेकर आएँ। तो इस हिसाब से दे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी सुपरस्टार हुआ है वो थिएटर पर्सनैलिटी नहीं हुआ है। ये देखिए कि हमारे यहाँ सुपरस्टार जो भी हुए, चाहे वो राजेंद्र कुमार हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो, अमिताभ कहते हैं कि वो अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर करते थे, लेकिन उस तरीके से वो थिएटर पर्सनैलिटी तो नहीं थे। हाँ, या फिर सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान के बारे में भी कहा जाता है कि जामिया के दिनों में थिएटर किया करते थे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है। हमारे यहाँ सुपरस्टार थिएटर पर्सनैलिटी नहीं होता है। थिएटर पर्सनैलिटी फिल्मों में अगर काम करने जाता है तो वो रीढ़ जरूर हो सकता है, लेकिन चेहरा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा इसलिए है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ फिल्म का जो तरीका है ना,
हम फिल्म को सपने की तरह देखते हैं, हमारे यहाँ ड्रीम सीक्वेंस होते हैं। हमारा नायक साधारण चेहरे वाला नायक नहीं हो सकता है, अब थोड़ा थोड़ा बदला है। हमारा नायक जो होगा जो शाहरुख खान की तरह हाथ फैला सके, ठीक है। उसका हमारा नायक जो होगा जो हुड़ हुड़ दबंग दबंग करके आ सके। मैं इस सिनेरियो की बात बता रहा हूँ, या उससे पहले भी आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं आया, यंग एंग्री मैन टाइप हो सके। तो हमारे यहाँ नायक की छवि हमेशा एक इमेजिनरी रही है। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आम लोग भी नायक होते हैं, लेकिन भारत में खास तौर पे हमारे यहाँ नायक सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है। वो अति सामान्य मतलब असामान्य होना चाहिए उसे थोड़ा सा, कि वो थोड़ा सुपरमैन जैसा हो, कि वो 10 लोगों को मार सके। अल्टीमेटली उससे हीरोइन चाहे कितनी भी नाराज हो उसी के बाहों में आएगी। इस तरह की चीज़ें, अच्छा बेटा होना चाहिए। अगर उसमें लुम्पेनिज्म भी है तो लुम्पेनिज्म में भी उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि समाज सुधार हो, चाहे वो मिथुन की फिल्में उस दौर में आई हों या गोविंदा की फिल्में आई हों, लेकिन वो सामान्य नहीं है। And that's why कि थिएटर का आदमी सुपरस्टार नहीं है। हाँ, और वो क्योंकि वो अपने जीवन के अनुभवों को दिखाता है। उसके सामने असामान्य परिस्थिति दे दी जाएगी, तुम्हें नायक बना दिया जाएगा, तो वो तो या तो मतलब उसकी इमेजिनेशन में ऐसी चीज़ होगी जो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे मैं बताता हूँ एक उदाहरण जो मुझे लगता है कि किक फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हंसना असामान्य है, ऐसे कौन करता है। लेकिन उसने जब उसे बताया गया कि ये देखो भैया ऐसा कैरेक्टर है, इसमें जान डालना है तुम्हें, तो उसने जान डालने के लिए अजीबोगरीब चीज़ें की और वो हो जाता है। इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, लेकिन ठीक है, थिएटर करके लोग जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये सीढ़ी नहीं है, ये लोगों को समझना ज़रूरी है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। थिएटर आपकी पर्सनैलिटी को उभार सकता है, थिएटर आपको बता सकता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या कमी है। लेकिन थिएटर करके सिनेमा करने जाएं और उसकी गारंटी नहीं है कि आपको काम मिल जाए, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए अलग तरीके से तैयार होना होगा। उनकी जो जो डिमांड है कि आपको घुड़सवारी करनी आनी चाहिए, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आपको मोटर गाड़ी चलानी आनी चाहिए, थिएटर पर्सनैलिटी से तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की जाती है। So, आजकल के यूथ को दरअसल ये मिसकंसेप्शन है, ये वो इसलिए थिएटर ज्वाइन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि थोड़ा सा थिएटर कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा एक्टिंग आ जाएगी, क्योंकि और हम सब बॉलीवुड में हाँ, निकल क्योंकि पंकज जाएंगे। त्रिपाठी भी थिएटर करके आए हैं, हाँ, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन भी सिद्दीकी भी सब। थिएटर करके आए हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि हर बैच में NSD से 30-35 लोग निकलते हैं, कोई एक को काम मिलता है, 34 लोग कहाँ जाते हैं। सोचना तो हमें ये भी होगा। ये तो दिल्ली की बात है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, वहाँ भी लगभग 25-30 सीटें हैं। किसी एक को साल में मतलब एक बैच में किसी एक को काम मिलता है, बाकी कहाँ जाते हैं 28 लोग। ये भी सोचने वाली बात है। तो हम तो सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं ना, वो हो गया, अच्छा इस रास्ते से होकर गया है तो हम भी वही रास्ता हाँ। लेकिन आप उनसे पूछे कि उस रास्ते में उन्होंने कहाँ क्या टर्न्स लिए, हाँ, कैसे कैसे मोड़ आए, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सुधारा, कि फिल्म के लिए मैं कैसे प्रिपेयर हो सकूँ। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली होंगी। और मैं बार बार बोलता हूँ, हालांकि इतने कम समय में इतिहास को तो पूरा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ठीक है लोगों की समझ के लिए, कि थिएटर दरअसल आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को सुधारता है। और थिएटर इसलिए करना चाहिए, और आज के समय में थिएटर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं। लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे काम करना चाहिए, एक दूसरे के पसीने की जो छुअन है उसको आप महसूस करेंगे तब तो। ये है, हम पसीना से बहाते हैं जिम में, अरे काम करते हुए बहाओ भैया। चीज़ें ये हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, किसी समाज को बदलने का नज़रिया लेकर आ रहे हैं कि ये नाटक करेंगे तो ऐसा होगा, अलग अलग कैरेक्टर्स, तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़, इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई जिंदा किए हुए दिल्ली में खास तौर पे, तो कैंपस थिएटर है। कैंपस थिएटर, हाँ, इसके बारे में इस इंटरव्यू से पहले मेरी आपसे बातचीत भी हो रही थी कि कैंपस थिएटर तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, इसके बारे में अगर आप बताएं। कैंपस थिएटर कहने को तो अमेचर माना जाता है, लेकिन उनका प्रोडक्शन इतना प्रोफेशनल होता है कि प्रोफेशनल भी अपने बालों को खुजाने लगे, ठीक है। वो ट्रेंड एक्टर नहीं होते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं। वो अपने बिना मतलब कि खुद से ही वो सीख कर अपने सीनियर की मदद लेकर वो अपने कॉलेज में थिएटर करते हैं। लेकिन वो थिएटर किसी भी लिहाज से कमज़ोर नहीं है, एक्टिंग वाइज,
डायरेक्शन वाइज, लाइटिंग, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट आप देख लें, वो उसमें मजबूत है। मतलब आप अगर कैंपस का थिएटर देखेंगे तो कहेंगे अरे यार कमाल कर दिया इन लोगों ने तो, जबकि उनके पास कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं है या कोई ऐसा डायरेक्टर उनके पास नहीं है कि कोई एनएसडीएन हो या कोई थिएटर को जानने समझने वाला हो। वो खुद से करते हैं और खुद करते 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 करते, चाहे वो डीयू के 80 कॉलेजेस हों, सब जगह थिएटर हो रहा है, चाहे जामिया हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो दिल्ली के अंदर अंदर, तो उनका काम करने का तरीका और उनके जो प्रोडक्शन और उसमें जो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो कहते तो अपने आप को अमेचर हैं, लेकिन कभी भी आप कोई भी प्रोडक्शन देख लीजिए कॉलेज का, वो किसी भी मामले में प्रोफेशनल थिएटर से कमतर नहीं है। और कई लोग निकले हैं कॉलेज थिएटर करके, इंडस्ट्री में जाकर कई लोगों ने काम किया है। अभी अगर ताज़ा ताज़ा नाम लिया जाए तो अभिषेक बनर्जी जो हैं, वो प्लेयर्स में करते थे, जो केएमसी का थिएटर ग्रुप है उसमें काम करते थे, वहाँ से वो करते थे। इसी तरीके से मराठी में भी जो वहाँ का कॉलेज का जो है तो करते हैं, और लोग इंडस्ट्री में भी आते हैं अगर उन्हें इंडस्ट्री में जाना है तो। नहीं तो बाद में लोग इंजीनियर भी बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहता है नाटक तो हमने भी किया था एक ज़माने में। तो ये है, तो ये चीज़ है। तो कैंपस थिएटर दरअसल वही है कि उसी कम्युनिटी सेंस को डेवलप करता है। और आप ये भी मान कर चले, बड़ा कमाल का एक हिस्सा है कि हर कॉलेज में जो थिएटर करने वाला जो ग्रुप होगा वो अपने आप को कॉलेज से अलग समझेगा, हम लोग तो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप हैं, ये मतलब ये सिनेरियो बन जाए। और बहुत मेहनत करते हैं वो, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक सिर्फ थिएटर करते हैं, क्लासेस नहीं करते हैं। मतलब इतना पैशन उनमें होता है। और हम जैसे टीचर को उनको ईसीए में के उसके तहत उन्हें अटेंडेंस देनी पड़ती है कि जाओ तो मैं 100% अटेंडेंस दिया, लेकिन ठीक है थिएटर कर लो। लेकिन स्टिल यहीं पर ये सवाल आता है कि यूथ, आप क्योंकि कैंपस थिएटर की बात कर रहे हैं, थिएटर को इस तरह से जी रहा है, एक तरीके से थिएटर के लिए इतना पैशनेट भी है, स्टिल हम खबरों में, हम आर्टिकल्स में, अपनी सोच में थिएटर को इस तरह क्यों कहने लगे हैं कि थिएटर खत्म हो गया है? क्या आप इससे वाकिफ रखते हैं? क्या वाकई इंडिया में थिएटर खत्म हो गया है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो चीज़ सुर्खियाँ ना बने इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है। हमारा हंसना रोना सुर्खियाँ नहीं बनती हैं, लोगों के पास उस तरह की खबर बन के नहीं जाती हैं, लेकिन हम करते तो हैं जीवन में। तो है, ये जिंदा है। देखिए क्या है ना कि समय इतना सघन है इस समय कि आपको हर चीज़ में सनसनी चाहिए, मतलब खबरों में आने के लिए, लोगों को बताने के लिए। थिएटर इतना बोरिंग प्रोसेस है कि आपको उसमें सिर्फ मेहनत ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो खूब थिएटर होते हैं, भारतेंदु रंग महोत्सव हो गया, दिल्ली की ही बात की जाए, अलग अलग तरह के थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन खबर नहीं बनते हैं। और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता थिएटर करने वालों को कि नहीं खबर नहीं बने तो नहीं बने। आप यकीन मानिए, पहली बार करने वाला एक जो पहली बार किसी थिएटर ग्रुप से जुड़ा और एक नाटक कर रहा है, शाम को 6 बजे शो शुरू हुआ, 7:30 खत्म हुआ, लाइट्स बंद हुई, तालियां, 10 लोगों की तालियां उसके मतलब उसके स्वाभिमान को इतना बढ़ा देती है ना, उस कलाकार के स्वाभिमान को, कि उसकी बराबरी कोई खबर नहीं कर सकती। तो ये एक ना बहुत इंडिविजुअल सा मामला है कि लोग क्यों थिएटर करते हैं, लोग क्यों खुश होते हैं बिना खबरों में, मतलब ये चाहत रखते हुए भी कि नहीं आना है मुझे खबरों में, या मुझे खबरों में नहीं लाया जा रहा है, या लोगों को नहीं बताया जा रहा है। फिर भी लगातार भारत में थिएटर लोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। मैंने बताया ना, कॉलेज में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बैठे रहते हैं और सिर्फ वो नाटक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो है, भारत ऐसा ही है कि खबर तो खबर है, वो तो है, लेकिन यहाँ पे जो काम अपने पैशन के लिए किया जाता है तो उसकी चिंता नहीं की जाती, इसलिए थिएटर कभी मर नहीं सकता है। ये एक अलग चीज़ है। कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या, अच्छा ये भी है ना कि आप इसको प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं। दिक्कत ये है, अगर कुछ इस तरह की नीतियाँ बन जाएं सरकार द्वारा, खासतौर पे सरकार द्वारा, तो बन सकता है, ये प्रोफेशन भी बन सकता है कि आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ अगर आप सजेस्ट करें कि हम कैसे इसको पॉपुलर कर सकते हैं, जैसे पहले के ज़माने में थिएटर कितना पॉपुलर था, जो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनपॉपुलर रह रहा है थोड़ा सा, तो इसको हम किस जरिए से हम इसको फिर से लोगों के बीच एकदम पॉपुलर कर सकते हैं? देखिए, बिकॉज सवाल ये भी है कि लोग सिनेमा हॉल के लिए तो जा रहे हैं, बट थिएटर के लिए जो करने वाले हैं वो तो जा रहे हैं, बट देखने वाले कितने जा रहे हैं?
सो सवाल वो भी है। सो आपके हिसाब से कैसे इसे और पॉपुलर किया जाए? किया जा सकता है। देखिए, सिनेमा के साथ क्या है, पूंजी निवेश है, पैसा लगता है। पैसा लगेगा तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारी तकनीक भी निकाली जाएगी, बहुत टैक्टिक्स भी निकाले जाएंगे। थिएटर में ना पैसा लगता है तो कमाने का उतना जुनून नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें अंबानी, अडानी या पतंजलि जो भी है, बड़े बड़े जो हैं, हाँ, वो अगर कहें कि हम नाटक कर रहे हैं, हम नाटक में 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं पूरे साल भर के लिए, वो वही प्रचार करेंगे अपने 20 करोड़ को इनकैश करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे थिएटर इंडिविजुअल प्रयास से हो रहा है। मेरे अंदर पैशन है, मैं चाहता हूँ कि मैं थिएटर करूँ, तो ठीक है, मैं अब ये सिर्फ मेरा डिसीजन है, तो इसका नफ़ा नुकसान भी मेरा होगा। लेकिन अगर आप ये पूछ रही हैं कि क्या तरीका अपनाया जाए, तो कुछ ऐसे मतलब पूंजीपति आए निकल कर और वो कहें कि मैं अपने एक हिस्से को थिएटर पे लगाता हूँ, और वो 4-5 थिएटर ग्रुप को एक साथ लाकर कहें कि आप प्रोडक्शन उतारिए और मुझे कमा कर दीजिए, इसके बदले मैं आपको पे कर रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा प्रोफेशन बन जाएगा। और ये प्रोफेशन हो जाने के बाद इसमें ठीक वही बात है कि सिनेमा में भी दर्शक का ही पैसा लगता है, इसमें भी दर्शक का ही पैसा लगेगा। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं मतलब आपके हिसाब से निवेश और प्रचार की जरूरत है। निवेश की ज़रूरत है। अगर निवेश करेंगे, पूंजी का सीधा सीधा हिसाब किताब है। अगर आप कहीं पे पूंजी डालते हैं तो डूबने के लिए नहीं डालते हैं, उसे और उभारने के लिए डालते हैं। आप एक बार थिएटर पे भरोसा करके तो देखें। और इसी के अभाव के चलते लोग सिनेमा की तरफ ज्यादा चले गए। नहीं, अभाव नहीं है। हुआ क्या कि लोगों को जानबूझ के सिनेमा ने ये दिया कि हम आपको तो इतना कुछ दिखा रहे हैं, थिएटर में क्या है, मतलब अच्छा। उस तरीके से आइए। क्योंकि सिनेमा को हमेशा डर लगता है कि अगर हमारे दर्शकों को थिएटर का चस्का लग जाएगा तो फिर वो हमें देखने ही नहीं आएंगे। ओके, सो ये रीजन है कि मुझे लोग लगता है ऐसा, हाँ, कि ये चीज़ है। आप बताएं, इक्का दुक्का फिल्मों में, जैसे थिएटर हमारे जीवन का हिस्सा तो है। एक व्यक्ति अपने 10 साल से लेकर 40 साल की उम्र में कभी ना कभी थिएटर के बारे में उसने सुना होगा। फिल्मों में, किसी भी फिल्म में थिएटर का कोई सीन क्यों नहीं होता है? इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो इंजीनियर दिखाते हैं आप, टीचर दिखाते हैं आप, लेकिन वहाँ पर कोई थिएटर पर्सनैलिटी जो थिएटर कर रहा है, इस तरह के कैरेक्टर को क्यों नहीं लेकर आते हैं आप? एक दो फिल्म है, एक हासिल फिल्म है जो उनकी है, उसमें ये दिखाया गया कि कॉलेज थिएटर हो रहा है और कॉलेज थिएटर में जा रहे हैं लोग, और जिमी शेरगिल भी वहाँ पे वो नाटक का पार्ट बनना चाहता है, बस एक हिस्सा है वो। लेकिन आपने कभी भी उस ढंग से कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। अगर कोई स्क्रिप्ट लिखी गई होगी तो उसे किसी ने मतलब फाइनेंस नहीं किया होगा। समझ रहे हैं कि ये एक चीज़ है कि क्या जीव, आप हर हिस्से पे फिल्म बना सकते हैं, पॉलिटिशियन पे फिल्म बना सकते हैं, वैज्ञानिकों पे फिल्म बना सकते हैं, थिएटर पर्सनैलिटी पे फिल्म नहीं बना सकते हैं। उनके ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई एक सीन भी नहीं मिलता है, कोई एक दृश्य भी नहीं मिलता है कि सिनेमा का कोई भी सिनेमा हो, क्षेत्रीय सिनेमा भी मैं यहाँ तक कहता हूँ, कि वो उस थिएटर के उस चीज़ों को कभी दिखाए। ये चीज़ है। तो यानी जिंदा रखने के लिए सिर्फ निवेश भी नहीं, हर पहलू जो है उसको आगे आना होगा कि हम इस आर्ट को अपनी जिंदा रखें। जिंदा है ये, आप ये नहीं, ये जिंदा है। ये जरूर है कि ये आम लोगों के सहज पहुंच में नहीं है। ओके, बस ये है कि बहुत सहजता से, मतलब हमारे लिए आज सहज पहुंच में क्या है कि जहां पानी नहीं मिलता है वहां पे आपको कोका कोला मिल सकता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पानी नहीं है, वहाँ पे ख़त्म हो रहा है पानी, लेकिन वहाँ पे कोका कोला मिल जाएगा। तो ये है बस मामला। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन बहुत आसानी से, सहज रूप से उसे आप पा नहीं सकते हैं। आप अगर एक थिएटर, दिल्ली में थिएटर करना चाहते, मान लीजिए कोई भी नया लड़का है, तो वो गूगल सर्च करेगा, बहुत सारे ऑप्शन उसके पास आएंगे कि हाँ ये है। अब उस पर कोई विश्वास करने लायक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या कोई ऐसा काउंसलर नहीं है जो उसे बताए कि दिल्ली में कहाँ पे क्या हो सकता है। ये भी तो ज़रूरी है। और यकीन मानिए ज़्यादातर थिएटर ग्रुप सब्ज बाग दिखाते हैं। तुम हमारे यहाँ से निकलोगे फिल्म में तुरंत, अच्छा, वो व्यू पॉइंट भी तो गलत हाँ, दे रहे हैं। वो बिल्कुल ये है, वो व्यू पॉइंट ही यही दे रहे हैं कि आपको फिल्मों में क्योंकि
उनके लिए तो वो प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन के लिए वो एन केन प्रकार लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से, जबकि वो फिल्म अलग है, थिएटर अलग है। आप ये बोलिए कि मैं थिएटर करता हूँ, फिल्म करना है तो तुम कहीं और जाओ, फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओ। हाँ, FTII और NSD दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जिन्होंने NSD किया वो फिर से FTI गए कि कैसे फिल्म में राइटिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है, एक्टिंग की जाती है, तो वो टीवी और फिल्म के लिए सीखने गए वहाँ पर। और जिनको थिएटर करना वो NSD में करता है। ये ठीक वही बात है कि आप इंजीनियरिंग करके मेडिकल के वो नहीं हो सकते हैं, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये बताया जाता है, अच्छा इंजीनियर हो, कोई बात नहीं, तुमको डॉक्टर बना दिया जाएगा, आओ तो सही, हमारे पास कुछ गुर हैं। तो ये है। और इसी भ्रम ने थिएटर और सिनेमा को ऐसा बना दिया है कि दोनों सहोदर हैं। दोनों सहोदर नहीं हैं। दोनों की सोचने का तरीका, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। और थिएटर ज़्यादा इनरिच होता है क्योंकि इसमें कल्चर जुड़ा है, इसमें लिटरेचर जुड़ा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें सीखने को आपको मिलती हैं, ये मेरा मानना है। सिनेमा भी है, सिनेमा में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन चूंकि मेरा सिनेमा से वास्ता नहीं है तो मैं तो अपने थिएटर को ही प्रमोट करूँगा। तो ये है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, देखा अनदेखा इंडिया के आज के हमारे एपिसोड में जुड़कर इंडियन थिएटर के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। इसमें एक बात और, जैसा आपका टाइटल है देखा अनदेखा इंडिया, थिएटर को देखा सबने है लेकिन सबने अनदेखा किया है, तो इसीलिए देखा अनदेखा ये है, तो यही इंडिया है। तो आप देखें, उसे अनदेखा ना करें। ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।